A very good morning students. How are you all? So yesterday हमने कल चैप्टर 9 स्टार्ट किया था विच वाज नेम्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स, जिसमें हमने कल थोड़ा सा बेसिक पार्ट पढ़ा था, एक्टिविटी 1 पढ़ी थी। आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी और सबने फर्स्टली की देखी होगी, किसी ने स्किप ना कर दी हो। So today we are going to start our next topic, that is 9.2 on page number 80. Please hold on your pencils with you and please listen very carefully and please be attentive. Now I am starting the reading. Habitat and adaptation. हैबिटाट और अडेप्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हैबिटाट मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब समझा देती हूँ पहले। हैबिटाट मतलब होता है कि बेसिक लिविंग कंडीशंस जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को चाहिए रहती हैं, वो जो सराउंडिंग्स होती हैं मोस्टली, वो जैसे कि हम एक नॉर्मल सी सराउंडिंग्स में रहते हैं जहाँ पे हमें एयर है, अच्छे से पानी है वगैरह, सब सही है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर हमें बोले कि हम एक्वेटिक लाइफ में चले जाएं, हम सी में रह पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जो हैबिटाट है, हमें हमारी बॉडी को ये सूटेबल हैबिटाट है या इस हैबिटाट के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। और जो सी क्रिएचर्स होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ के क्रिएचर्स होते हैं, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी बॉडी को बना लिया, या उनकी बॉडी इस तरह से होती ही है कि वो पानी में अच्छे से रह पाएँ। सो ये होता है हैबिटाट की आपकी चारों तरफ की सराउंडिंग्स। और अडेप्टेशन कि उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने के लिए आप अपनी बॉडी को में कुछ चेंजेस वगैरह कर लेते हो, या अपनी बॉडी को उस जगह के लिए अडेप्ट कर लेते हो, स्वीकार लेते हो, दैट इज़ अडेप्टेशन। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अब आगे। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find the large variety in them? Look at क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि जो एक्टिविटी 1 में हमने जो ये टेबल थी हमारी ये वाली, इसमें जो आपने प्लांट्स और एनिमल्स के नाम लिखे होंगे कैसे थे, मतलब क्या उसमें आपको लार्ज वैरायटी मिली थी? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। अब आपने जो डेजर्ट में जो प्लांट्स के नाम लिखे हैं, एनिमल्स के नाम लिखे हैं, और जो सी के कॉलम में नाम लिखे हैं, क्या वो दोनों अलग अलग हैं बहुत? डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दीज टू कॉलम? क्या आपने बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं इन दोनों कॉलम्स में? व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स? अब डेजर्ट और सी में ये जो दोनों एरियाज़ हैं, इसमें क्या सराउंडिंग्स में क्या डिफरेंस रहता है? इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन सॉल्टी वाटर। जो सी में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, या जो उसके एरिया के उधर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो मोस्टली जो सलाइन वाटर होता है, मतलब जो नदी का जो पानी होता है, वो मोस्टली नमक वाला ही होता है, तो वो उसके सहारे रहते हैं, वो उससे सराउंडेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और जो एयर वो जो ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो पानी में मिली हुई वाली ही यूज़ करते हैं। देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। बहुत गर्म रहता है दिन में और बहुत ठंडा रहता है रात में। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं, वो रेत होती है जो डेजर्ट की, उसके सहारे ही रहते हैं, और जो एयर होती है, जो सराउंडिंग्स में जो एयर होती है, वो ब्रीथ करते हैं। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kinds of plants and animals in these two regions, isn't it? सी और डेजर्ट कम्प्लीटली बहुत दो डिफरेंट एरियाज़ हैं, और यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हमको मिलेंगे वो भी बहुत डिफरेंट होंगे। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। अब हम डेजर्ट और सी एरिया के दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ एज अ कैमल एंड अ फिश। एक कैमल के बारे में जो कि डेजर्ट का है, और फिश जो कि सी एक्वेटिक लाइफ की का ऑर्गेनिज्म है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का, वो उसको हेल्प करता है कि वो डेजर्ट की कंडीशंस में रह पाए। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड।
जो कैमल के जो लॉन्ग लेग्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं कि जो रेत में, जो सैंड में जो गर्मी होती है, जो गर्माहट होती है, वो उसकी बॉडी तक ना पहुँचे, वो उसको दूर रखने में, उसकी बॉडी को उस हीट से दूर रखने में हेल्प करते हैं। फिगर 9.2 आप देख सकते हैं कि इसकी कैसे लेग्स लंबे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि उसकी बॉडी को जो सैंड में जो गर्माहट है उससे दूर रखना। They excrete a small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat। जो उनकी वो बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, उसका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है और वो उनकी बॉडी में स्वेट भी नहीं आता है। Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water। तो उनकी बॉडी, तो कैमल की बॉडी में से बहुत कम पानी निकलता है, तो वो बहुत दिन तक पानी के बिना रह सकते हैं डेजर्ट में। और आपको पता है कि डेजर्ट में तो पानी बहुत वैसे ही कम होता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब हम फिश की तरफ जाएंगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। इधर फिशेस का भी दिया हुआ है कि कैसे फिशेस रहती हैं पानी में। अब हम फिश के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। बहुत अलग अलग तरह की फ़िश होती हैं, बट आपको क्या आपने कुछ कॉमन चीज़ देखी कि वो कुछ कॉमन होता है उनके अंदर, दैट इज़ देयर शेप। ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप। हमने चैप्टर 8 में भी, हमारे लास्ट चैप्टर में भी, बॉडी स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। जो फिशेस होती हैं उनका शेप कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन शेप होता है। मतलब फ्रंट और बैक से होता है वो नैरो, और जो मिडिल पार्ट होता है वो होता है उसका ब्रॉड। दैट वॉज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड द वाटर। यही शेप उनको हेल्प करता है वाटर में मूव करने के लिए। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़। उनकी बॉडी पे स्केल्स होती हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि बॉडी पर स्लिपरी स्केल्स होती हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये स्केल्स उसको प्रोटेक्ट भी करती हैं और ईजी मूवमेंट के लिए हेल्प भी करती हैं। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश, हमने डिस्कस किया था चैप्टर 8 में कि जो फ़िश होती हैं, फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन द बॉडी। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स। उनके पास फिन्स भी होते हैं, एंड टेल्स, उनके पास टेल्स भी होती हैं, दैट हेल्प देम टू चेंज देयर डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जो कि उसके डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है और उसका पानी में उसका बैलेंस बनाने के लिए हेल्प करती है। Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water। अब जो उनके पास जो गिल्स होते हैं पानी में ब्रीथ करने के लिए, वो उनको हेल्प करते हैं कि जो पानी में जो ऑक्सीजन मिक्सड है उसको वो ब्रीथ कर पाएँ। We see that the features of a fish helped it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert। हमने क्या किया था कि फ़िश के फीचर्स कितने अलग हैं और कैमल के फीचर्स कितने अलग हैं, और वो ये इनकी बॉडी इसी तरह से बनी हुई है कि वो अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह पाएँ ईजीली। डू यू गेट दैट? नाउ वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। हमने इतने सारे एनिमल्स में सिर्फ 2 के बारे में पढ़ा, कैमल और फिश के बाद, जो कि डेजर्ट और सी क्रिएचर हैं, एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। In all these variety of organisms, you will find that they have certain features। हम सबके जो भी ये organisms हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके पास कुछ ना कुछ certain features होते हैं that help them live in the surroundings in which they are normally found। ये कुछ features होते हैं normally उनकी body में पाए जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वो अलग से है, वो उनकी बॉडी में पाए ही जाते हैं, so that कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में रह पाएँ, अपने सराउंडिंग्स में आराम से रह पाएँ। The presence of specific features or certain habits, जो features या फिर कुछ certain की habits होती हैं, which enable a plant or an animal, जो कि plant और animal को help करता है to live in its surrounding, अपनी surroundings में रहने के लिए, is called adaptation। इसको बोलते हैं हम adaptation, कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है वो। अब उसकी बॉडी ऐसी होती है, उसकी कुछ सर्टेन फीचर्स या कुछ उसकी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए सूटेबल होती हैं, उसको हेल्प करती हैं, उसको डिफ़िकल्टी नहीं होती है। दैट इज़ नोन एज अडेप्टेशन।
डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज. अलग अलग एनिमल की सराउंडिंग्स अलग अलग होती हैं, उनके अडेप्टेशन का तरीका अलग अलग होता है. द सराउंडिंग्स वे ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ कॉल्ड अ हैबिटेट. और वो सराउंडिंग जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, पर्टिकुलर एनिमल रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज, वो उसको क्या कहते हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं. द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर द फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए, अपने पानी के लिए, ब्रीदिंग एयर के लिए, अपने शेल्टर के लिए और अपनी अदर नीड्स के लिए हैबिटेट के ऊपर, अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड रहता है. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम. हैबिटेट मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो रहता है, उसकी सराउंडिंग्स, अ होम. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे जो कि सेम हैबिटेट शेयर करते होंगे. जैसे कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. जैसे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनके लिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोला जाता है. सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, की ये लैंड पर रहते हैं. ऑन द अदर एंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स. अब जो पानी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं. जैसे कि पॉन्ड्स, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स. There are large variation in forest, grassland, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. यहाँ पे बहुत वेराइटी है, बहुत वेरिएशन है, बहुत अलग अलग है कि अलग अलग पार्ट, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह का होता है. दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट्स एज वेल. और पानी में भी अलग अलग होता है. द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. अब उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, जैसे कि टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक, इधर जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स हैं वो होती हैं उसकी बायोटिक कंपोनेंट. मतलब वो क्या होते हैं, वो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं. वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट. और ऑफ कोर्स ही बात है, अगर बायोटिक है तो उधर अबायोटिक भी होगा. मतलब वहाँ पे अगर लिविंग थिंग्स है तो कुछ वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी, जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं. सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फॉर्म अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट. जो सनलाइट और हीट होती है वो भी अबायोटिक कंपोनेंट होती हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट की. वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. अब हमने पढ़ा है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो सीड्स से ग्रो करते हैं. Let us look at some abiotic factors and their effects on seeds as they grow into young plants. अब हम कुछ abiotic factors देखेंगे और उसके इफ़ेक्ट देखेंगे कि सीड्स पर कि वो कैसे ग्रो करते हैं यंग प्लांट्स में. अब हम इसकी जो एक्टिविटी है वो हम कल पढ़ेंगे. टिल डैट आप आज जितना पढ़ा है और कल जितना पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज़ कीजिएगा. एक वीडियो को नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ 2-3 बार देखिएगा. इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. आई होप सब सुनेंगे मेरी बात और सब अच्छे से करेंगे. ओके चिल्ड्रन, टिल दैट रीड एंड रिवाइज एंड थैंक यू.